बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए हमारा लेक्चर नंबर है 19। हमारी जो लास्ट डिस्कशन हो रही थी दैट वाज अबाउट प्रॉक्सी, फिर हमने कोरम की बात की। अब आज ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से कि अगर एक कंपनी, देखो ना हमने शुरू में अगर आपको याद हो तो एक बात पढ़ी थी कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है कि नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, वो उसमें शेयर होल्डिंग एक्वायर कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा जब मीटिंग आएगी तो कंपनी ए अगर कंपनी बी की मेंबर है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी, एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अज्यूम करें कंपनी जो ए है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी बी के अंदर से, मैं यूं कह देता हूं 70% इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसका मतलब है कंपनी ए इज अ मेंबर ऑफ कंपनी बी, ठीक है। और अगर कंपनी एक मेंबर है कंपनी ए, तो एक जर्नल मीटिंग में फिर कौन आएगा? जब मेंबर की मीटिंग की बात आएगी तो फिर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फिर कौन अटेंड करने आएगा मीटिंग? तो फिर हम ये देखेंगे कि फिर इसका मतलब है ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके बिहाफ के ऊपर कोई इंडिविजुअल आएगा। जाहिर बात है ये किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेट करेंगे ताकि वो इस मीटिंग में आए ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी ए एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। और जो पावर इस कंपनी के पास मौजूद होंगी इस जर्नल मीटिंग के अंदर, वो इस इंडिविजुअल के पास भी मौजूद होंगी इस जर्नल मीटिंग के अंदर। बात समझ पा रहे हो? और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिविजुअल जो कंपनी ए ने नॉमिनेट किया है कि वो उसके बिहाफ पे जर्नल मीटिंग में जाए, जर्नल मीटिंग किसकी हो रही है बेटे? जर्नल मीटिंग ऑफ कंपनी बी, कि वो कंपनी बी की जर्नल मीटिंग अटेंड करे। तो ये इंडिविजुअल का क्या एम्प्लॉय होना जरूरी है कंपनी ए का? क्या कंपनी ए के एम्प्लॉय होना चाहिए ये, या इसका कंपनी ए के साथ कोई एसोसिएशन होनी चाहिए? नॉट एट ऑल। ना इस इंडिविजुअल का एम्प्लॉय होना जरूरी है, ना इस इंडिविजुअल का किसी किस्म की एसोसिएशन होना जरूरी है विद कंपनी ए। कोई भी कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकती है कि वो उसके बिहाफ पे किसी और कंपनी की जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट है उसकी जर्नल मीटिंग में जाके प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात समझाता चलूँ। अच्छा, ये इंडिविजुअल, लेकिन इस इंडिविजुअल को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन होना ज़रूरी है। बोर्ड अप्रूव करे कम अज़ कम, ठीक है। बोर्ड, इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा कि कंपनी ए अगर कंपनी बी की मेंबर है तो जब जर्नल मीटिंग आएगी उस कंपनी बी की, तो कंपनी ए अपने बिहाफ पे उनका बोर्ड जो है वो रेजोल्यूशन पास करेगा और किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर देगा जर्नल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ये इंडिविजुअल कंपनी ए के बिहाफ पे जाएगा और कंपनी बी की मीटिंग को अटेंड करेगा। और ये इंडिविजुअल ना तो एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, ना इसकी किसी किस्म की एसोसिएशन होना ज़रूरी है। एनी इंडिविजुअल कैन परफॉर्म दैट टास्क। इज दैट क्लियर? तो ज़रा अब मैं ये समझाने लगा हूँ आगे वाली बातें जो हमने कल छोड़ के हम डायरेक्टली चले गए थे कोरम के ऊपर। मैंने कहा था पहले कोरम ख़त्म कर लेते हैं फिर आप वापस आके। तो उसने लिखा हुआ जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.5, पेज नंबर है 163, बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर। सेक्शन है 138, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा? कंपनी। हमने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन चैप्टर 1 के अंदर, जिसमें वो कहता है कि जनाब हर कंपनी जो कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। और अगर एनी अदर एंटिटी जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया हो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। तो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विच इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, which is a member of another company may by resolution of its board की resolution पास करेंगे और अदर गवर्निंग बॉडी, अगर बोर्ड के अलावा कोई और गवर्निंग बॉडी है तो ऑथराइज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को ऑथराइज करेंगे टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, कि वो उसे रिप्रेजेंट करे एट एनी मीटिंग ऑफ दैट अदर कंपनी, जर्नल मीटिंग में, किसी और कंपनी की मीटिंग में, यानी वही कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। एंड द इंडिविजुअल सो ऑथराइज, और जिस इंडिविजुअल को ऑथराइज किया जाएगा शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन विच ही रिप्रेजेंट। तो वो उसके बिहाफ के ऊपर तमाम वो पावर इस्तेमाल कर सकता है ये इंडिविजुअल जो इस कंपनी के पास मौजूद हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि इंडिविजुअल वो तमाम
तमाम पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कंपनी अगर एक नेचुरल पर्सन होती बीइंग अ मेंबर वो एक्सरसाइज करती। इज दैट क्लियर? अगली बात प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 12 बेटा आप खुद देखें, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप देख रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ क्या है। इसका मतलब है एग्जामिनर के लिए ये एरिया फेवरेट रहा है हिस्ट्री के अंदर, मेरी बात, और अब भी फेवरेट है, तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, इन एप्लीकेशंस को ज़ाया मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स हैं, दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दोनों पास पेपर के, ये बहुत अच्छे हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट एज अ क्रेडिटर, बेटा देखो ये तो तुमने बनाया एज अ मेंबर, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं ये कह दूं कि यही कंपनी ए लोन दिया है इसने कंपनी बी को, ये क्रेडिटर है और ये डेटर है, लोन दिया है या गुड्स दी हैं, अब ये क्रेडिटर हैं। अगर कंपनी ए क्रेडिटर हो कंपनी बी की, तो अगर जनरल मीटिंग की जगह कोई क्रेडिटर की मीटिंग हुई, क्रेडिटर की मीटिंग हुई, मैं रिपीट लिख देता हूं यहां पे दोबारा से, जनरल मीटिंग की जगह कोई क्रेडिटर की मीटिंग हुई, तो फिर कौन आएगा? वो इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्रेडिटर्स मीटिंग, ठीक है। क्रेडिटर की मीटिंग हुई किसकी? कंपनी बी की, तो कंपनी बी की जब क्रेडिटर की मीटिंग आएगी तो बेटा वो इस क्रेडिटर को कॉल नहीं करेंगे कि भाई आइए। अब कंपनी ए जो है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो क्या करे? वो फिर किसी इंडिविजुअल को ढूंढेगी जो उसके बिहाफ पे इस क्रेडिटर मीटिंग को अटेंड करेगा। बात समझ आ रही है? अब यहां पे कंपनी ए क्या कर रही है? क्रेडिटर है कंपनी बी की, मेरी बात समझ आ रही है? तो वो किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे, तो किसके थ्रू करेंगे? वही बोर्ड रेजोल्यूशन, प्रोसीजर वही है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेट करेंगे, वो इंडिविजुअल क्रेडिटर की मीटिंग में जाएगा और वहां जाके उस मीटिंग को अटेंड कर लेगा, और इस इंडिविजुअल के पास वो तमाम इख्तियारात होंगे जो कंपनी ए के पास इख्तियारात होते अगर कंपनी एक नेचुरल पर्सन होती और एज अ मेंबर अटेम्प्ट करती, ठीक है, एज अ मेंबर जाती, एज अ क्रेडिटर जाती, सॉरी। A body corporate or corporation which is the creditor of another company may, by resolution of its board or other bonding body, authorize an individual to act as its representative at any meeting of the creditor of that other company। अब देखो उसने जनरल मीटिंग की बात नहीं की, उसने कहा एनी क्रेडिटर मीटिंग, यानी किसी क्रेडिटर मीटिंग को अटेंड करने जा रहा है, एंड द पर्सन सो ऑथराइज्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन विच ही रिप्रेजेंट। तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा उस मीटिंग के अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द मीटिंग्स। बेटा ये भी तो हो सकता है, अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है, या आपने पढ़ा एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है, या आपने पढ़ा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्रेडिटर है। लेकिन आप जरा देखने लगे ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज हो जिनके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। सो अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट जहां बंदे अपने अपॉइंट करेगी, तो हो सकता है गवर्नमेंट मीटिंग के अंदर जब आना चाहेगी तो गवर्नमेंट भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कौन आएगा फिर? तो गवर्नमेंट भी तो किसी को नॉमिनेट करेगी, तो गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है किसी इंडिविजुअल को। तो जरा पढ़ते हैं, राइट टू अपॉइंट, कहते थे फेडरल गवर्नमेंट थ्रू कंसर्न्ड मिनिस्टर इन चार्ज, यानी मिनिस्टर्स के थ्रू, और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी की मेंबर है। अब देखो मैं इसमें क्या चेंज करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ इसमें कंपनी की जगह लिखने जा रहा हूं गवर्नमेंट, लेकिन अभी मैंने नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन की बात नहीं की है क्योंकि इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं आना। गवर्नमेंट का कौन सा बोर्ड? गवर्नमेंट ने अब ये मीटिंग अटेंड करनी है इस कंपनी बी की जिसके अंदर गवर्नमेंट ने शायद इन्वेस्टमेंट की हुई है, से मैं कह लेता हूँ 70%, तो गवर्नमेंट क्या बन गई? मेंबर। और अब मीटिंग आ गई है, तो मीटिंग कंपनी बी की है, तो कौन अटेंड करेगा? गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, तो कौन करेगा? समवन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो कौन अटेंड करेगा वो देखते हैं। कहता है एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी मे अपॉइंट सच इंडिविजुअल एज इट थिंक फिट टू एक्ट एज इट रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी और एट एनी कंपनी और ऑफ एनी क्लास ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वही बात कि वो किसी भी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अब इस बार बोर्ड रेजोल्यूशन की बात नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि बेटा कंपनी के केस में तो बोर्ड होता है, गवर्नमेंट के केस में कौन सा बोर्ड होना है। ठीक है, तो कहता है वो कंसर्न मिनिस्टर होंगे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, बात खत्म। तो वही लोग किसी एक इंडिविजुअल को ऑथराइज कर देंगे कि वो इंडिविजुअल आए
और बीइंग अ मेंबर, चूंकि गवर्नमेंट मेंबर है, उस मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करे कंपनी बी की। राइट ऑफ अपॉइंटेड इंडिविजुअल, कहते हैं जो बंदा अपॉइंट होगा इसके पास क्या पावर्स हैं? बेटा इस बंदे के पास वो तमाम इख्तियारात हैं जो इस गवर्नमेंट के पास होते अगर गवर्नमेंट एज अ मेंबर मीटिंग अटेंड करने आती। तो कहते हैं एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू एक्ट एज अ फोर्सेड शेल फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ सच अ कंपनी एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू, यानी वो समझा जाएगा जैसे वो खुद मेंबर है, जैसे ये बंदा खुद मेंबर है, एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम राइट एंड पावर, और वो उन तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करने का अहल होगा, इंक्लूडिंग द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, बल्कि ये बंदा अगर सलमान है तो ये आगे किसी को प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। इस हद तक इख्तियारात गवर्नमेंट जो है उस मेंबर को दे देगी। एज द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक्सरसाइज एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, जैसे वो एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी के तौर पे एक्सरसाइज करते, वो तमाम इख्तियारात उस इंडिविजुअल के पास आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे जी, कॉरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एब्सेंस ऑफ कॉरम भी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत है, एक दफ़ा ज़रूर इसे पढ़ें। ये आपको ना, ये लर्निंग एग्जांपल्स हैं, ये लर्निंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा तबाह हो जाएंगे, ये आप खुद करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपका व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, और जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हैं मैंने उनके लिए बार बार नंबर लिख चुका हूँ, तो फिर लिख देता हूँ कि इस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप कर दें, ये स्टूडेंट्स के लिए मखसूस है नंबर। मुझे जो ही आपकी क्यूरी मिलेगी मैं आपको 24 आवर्स के अंदर इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी? प्लीज़, अच्छा प्लीज़ बसों के पीछे और रिक्शों के पीछे मेरा नंबर ना लिखना, बाकी आपसे माजरत है, प्लीज़ वो काम ना कीजिएगा, उस्ताद की इज़्ज़त बरकरार रखिएगा, बाकी आप जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ले जी, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमने कल एक बात पढ़ी थी, कोरम होना चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि अच्छा कोरम किस तरह डिसाइड होता है। हमने देख लिया कि लिस्टेड कंपनी हो तो कोरम क्या होगा, नॉन लिस्टेड हो तो कोरम क्या होगा, और अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल ही ना हो तो कोरम कैसे डिसाइड होगा। ये हमने 3 कैटेगरीज के अंदर कोरम समझ लिया था। फिर हमने ये समझ लिया था कि कोरम पूरा होना ज़रूरी है आधे घंटे के अंदर। अगर आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा ना हुआ तो कोरम क्या होता था? मीटिंग के ऊपर 2 कॉन्सिक्वेंस आते थे। हम ये देखते थे कि अगर डायरेक्टर ने कॉल किया तो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, अगर डायरेक्टर ने कॉल किया तो हम क्या कहते थे कि एडजर्न कर लो, और अगर मेंबर ने कॉल की होती थी तो हम कहते थे डिसॉल्व हो गई मीटिंग, अब दोबारा नहीं होगी, दोबारा से शुरू करो। तो जब डायरेक्टर कॉल करते थे और लोग पूरे ना आए, कोरम पूरा ना हो, तो हम क्या करते थे? मीटिंग को रिकॉल कर हम एडजर्न कर लेते थे। अब एडजर्न मीटिंग का मतलब है अगर आज मंडे को मीटिंग थी तो अब अगली मंडे को मीटिंग होगी एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस। अब डिसीजन होगा तो उस अगली मंडे पे डिसीजन होगा। बात समझ पा रहे हो? यानी इसका व्हाट इफ, लेकिन आज कोरम नहीं आया, क्या पता अगली मंडे को भी कोरम पूरा ना हो, तो फिर क्या करें? आधा घंटा गुजर जाए, कोरम पूरा ही ना हो, वही कोरम जो आप पढ़ चुके हो लिस्टेड नॉन लिस्टेड के लिए। जी फिर क्या किया जाए? तो लॉ समझाएगा कि अगर अब आधे घंटे में पूरा ना हुआ ना इस एडजर्न मीटिंग में, कि आज दूसरा मंडे आ गया और लोग नहीं आ रहे, तो अगर आज कोरम पूरा ना हुआ तो कम से कम अगर 2 लोग भी हुए ना मौजूद, एक लोग से तो नहीं चलेगा, 2 लोग कम से कम मौजूद हुए मीटिंग पे नेक्स्ट मंडे में, तो हम समझेंगे वो पूरा कोरम है और वो पूरा मीटिंग कर सकते हैं और वो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यानी लॉ ने फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई अगली बार हम इंतजार नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि अगली बार 2 लोग भी प्रेजेंट हुए तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज अ कोरम, और अगर कोरम कंप्लीट समझा जाएगा, होगा नहीं रियलिटी में, लेकिन समझा जाएगा कि कंप्लीट है, और वो मीटिंग कंडक्ट होगी, प्रॉपर्ली कंक्लूड होगी, उसमें डिसीजंस होंगे। बात समझ आई? तो जरा बात पढ़ते हैं। कहते हैं इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मैं बेटा पेज नंबर हूँ 165 के ऊपर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ, लिखा नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 से पहले एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एक हेडिंग दी हुई है कोरम एट एडजर्न मीटिंग, मैं वो पढ़ रहा हूँ। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर एट एडजर्न मीटिंग, द मेंबर प्रेजेंट इन मीटिंग, जो लोग मौजूद हैं, हाजिर हैं, आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, बेशक वो इन पर्सन आ गए हैं या वीडियो लिंक के थ्रू ऑनलाइन आए हुए हैं, नॉट बीइंग लेस देन 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 तो जरूर हो, शेल बी आ कोरम, हम उसे कोरम समझेंगे कि मीटिंग का कोरम मुकम्मल है, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, कि अनलेस और अनटिल के आर्टिकल में इसके कुछ बरक्स लिख दिया गया है, यानी आर्टिकल को यहाँ पे पावर दी गई है कि आर्टिकल के पास ये पावर मौजूद है कि वो इसके बरक्स कुछ करना चाहे तो वो
कर सकती है और वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज हम ये कह रहे हैं कि शैल बी अ कॉरम, वो पूरा कॉरम समझा जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 बेटा बड़ा खूबसूरत है, इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15, आप टेस्टिंग देख रहे हो कितनी शदीद किस्म की टेस्टिंग हुई है यहाँ से। ले जी अगली इंपॉर्टेंट बात, हमने बोर्ड की मीटिंग के अंदर पेज नंबर 166 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.8 कोड डिक्लेयरिंग अ जर्नल मीटिंग इनवैलिड, अगर आपको याद हो तो डायरेक्टर की मीटिंग में भी ऐसी बात पड़ी थी कि अगर किसी को पसंद ना आए और उसके औकात 10% हो तो वो कोर्ट के पास जा सकता है और कह सकता है कि इन्होंने सही इलेक्शन नहीं कराए। याद है आप लोगों को वो बातें? वही बात दोबारा यहाँ पे है कि अगर किसी मेंबर की मीटिंग हुई है और किसी मेंबर जो जिनकी औकात 10% है, वो एक मेंबर भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर उन्हें कोई मीटिंग पसंद नहीं आई तो वो कोर्ट को रिजू कर सकते हैं, वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट को ये कह सकते हैं कि वो मीटिंग को इनवैलिड करार दे। और अगर कोर्ट को भी लगा कि वाकई ही जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अच्छी नहीं थी, वो ठीक नहीं हुई, वो एज पर लॉ नहीं हुई, ठीक है, या एम्बिग्विटी है उसमें, तो वो उनको इनवैलिड करार दे सकता है। तो उसी में उसने एक बात लिखी, द मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, मेंबर्स नॉट ओनली वन मेंबर, ये एक बंदे के पास भी 10% की औकात हो सकती है और एक से ज़्यादा मेंबर्स के पास भी 10% की औकात हो सकती है। कहता है नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी में फाइल अ पिटिशन, वो केस फाइल कर सकता है दैट द प्रोसीडिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय रीजन ऑफ, कि वो ये चाह रहा है कि जनरल मीटिंग डिक्लेयर हो जाए कि ये इनवैलिड मीटिंग थी बाय रीजन ऑफ अ मटीरियल डिफेक्ट और ओमिशन, कि इसमें किसी किस्म का डिफेक्ट या ओमिशन थी इन द नोटिस और इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, या नोटिस ठीक तरीके से नहीं दिया एज पर लॉ, या मीटिंग ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हुई एज पर लॉ, दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं। विच प्रिवेंटेड द मेंबर फ्रॉम यूजिंग देयर राइट इफेक्टिवली, मेंबर्स का कहना ये है जिनकी 10% की औकात है कि जनाब नोटिस ठीक तरीके से सर्व नहीं किया, जनाब इन्होंने मीटिंग ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं की, अगर करते, ठीक है, तो अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से हमारे राइट्स अफेक्ट हो गए हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट को अगर ठीक लगा तो कोर्ट इस मीटिंग को क्या कर देगा, इनवैलिड करार दे देगा। अच्छा एक और चीज़, ऐसा पिटीशन कितनी देर में फाइल हो जाना चाहिए? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। तो कहता है द पिटीशन शैल बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द इम्पंज्ड मीटिंग, ठीक है जी, यानी इस इनवैलिड मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने पिटीशन फाइल करनी है तो इस 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल कर दें। द कोर्ट में डिक्लेयर सच प्रोसीडिंग और पार्ट देयर ऑफ इनवैलिड एंड डायरेक्ट होल्डिंग अ फ्रेश जनरल मीटिंग इफ सेटिस्फाइड, और अगर इस सारे के बाद कोर्ट को लगा कि आप बिल्कुल सच्चे हैं, आपकी पिटीशन बिल्कुल दुरुस्त है, नोटिस में कोई इरेगुलरिटी थी या मीटिंग के कंडक्ट होने में प्रोसीडिंग्स में कोई इरेगुलरिटी थी, तो वो क्या करेगा, वो फौरन से पहले पूरी जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 वंस अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है, 17 पास पेपर का क्वेश्चन है, 18 पास पेपर का क्वेश्चन है। मैं आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के जिम्मे डाल रहा हूँ, ये 18 तक पास पेपर प्लीज़ आप एक दफ़ा कीजिए। मैं इससे आगे नहीं पढ़ा रहा इसी नीयत के साथ कि पहले आप 18 पास पेपर तक कर लें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं इंशाल्लाह इसमें से 1-2 पास पेपर्स आपसे कल डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लोग डिस्कस कर लें आपस में, आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें, फिर मैं अगली बार पढ़ाऊं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये रेजोल्यूशन का सिर्फ एरिया रह गया, वो इसके बाद अगले एक दिन के अंदर अंदर हम रेजोल्यूशन मुकम्मल कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा कल की तारीख में इंशाल्लाह। उसके बाद हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ रुख कर लेंगे। इसलिए चाह रहा हूँ कि आप इस पास पेपर्स को पहले एक दफ़ा कर लो, या आज के दिन में होमवर्क समझो थोड़ा पढ़ाया आप इसी को पहले कर लो, फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।